नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और जैसा कि हम लोग अपने थाली को जांच रहे हैं, अपने थाली को झांक रहे हैं कि आखिर हमारे थाली में क्या है, हमारी थाली में है क्या, हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि पेट हमारा अमूल्य संपत्ति है। इसमें सोच विचार के ही डालना है, ये बात तो ध्यान रखिए। इसमें जो भी डालिए सोच विचार के, क्योंकि सारा मामला यहीं से शुरू होला और यहीं पर खत्म होला। कुछ भी डालिएगा तो यहीं से बात बनेगा और बिगड़ेगा, तो इसीलिए डालना जरूरी है। ये हमारे दैनिक लाइफ के लिए, दैनिक दिनचर्या में जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन हमें अभी अपने एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, और एग्जाम में भी यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है ये आपसे छुपा नहीं होगा, क्योंकि 20 में से 1 नंबर आपको देके जाएगा। तो हम अपने थाली में जो खाना खाते हैं, जो अपने भोजन परोसते हैं, उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें हमारे पास जो है वसा होता है और प्रोटीन होता है। यह जो है हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, हमें शक्ति देता है काम करने के लिए। उसमें हम सब के बारे में देखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स से क्या होगा, वसा का क्या कार्य है, कहाँ से मिलेगा, ये सब देखे। कैसे पहचानेंगे हमारे थाली में वसा है कि नहीं, हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, हमारे थाली में प्रोटीन है या नहीं। अब बारी है एक और नए पोषक तत्व की, जो तो होती है बहुत कम मात्रा में, जो होता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन अगर नहीं लीजिएगा तो सारा कमवे बिगाड़ देगा, आपकी शरीर को एकदम लंज-पुंज बना देगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकता है। वो आपको ऊर्जा नहीं देगा, वो आपको शक्ति नहीं देगा काम करने के लिए। वो नहीं रहेगा तो सारा कमवे बिगाड़ देगा, आपके शरीर को जो है ना एकदम बीमार कर देगा। तो वो है आपका विटामिन। वो कौन है? आपका विटामिन। तो विटामिन के बारे में तो ये बात जान लिए कि शरीर में होता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह जो है हमें शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, यह हमें रोगों से रक्षा करता है, यह हमें कई बीमारियों को होने से बचाता है। जैसे रतौंधी हो गया, हड्डी को मजबूत करना हो गया, ऐसे बहुत कुछ है, बहुत बीमारियां हैं। जैसे खून की कमी होगा, अगर हमें विटामिन सही से नहीं लेंगे तो अनेक बीमारियां हो सकता है। तो हमारे थाली में कम मात्रा में होता है, लेकिन आदमी जब बीमार हो जाएगा तो क्या फायदा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा, ऊर्जा शक्ति उसको कहां से आएगा, क्या फायदा मोटा करके, क्या फायदा होगा शरीर में वसा रख के, क्या फायदा होगा प्रोटीन रख के, और क्या फायदा कार्बोहाइड्रेट। तो ये होता बहुत कम है, लेकिन हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और कह सकते हैं कि यह जो एक कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन शरीर की आवश्यकता, यह हमें शरीर में ऊर्जा का प्रदान नहीं करेगा। आपको दे देगा 3-4 ऑप्शन, और इसमें होगा कि निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगा, प्रोटीन भी होगा, और एक ऑप्शन विटामिन भी होगा। तो एक विटामिन याद रखिए जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऊर्जादायक पदार्थ जो है, ऊर्जादायक पोषक तत्व जो है, वो हमारा कौन है? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, और हमारा जो है प्रोटीन है। विटामिन जो है हमें ऊर्जा नहीं देता है, और ये अन्य उपापचय क्रिया जो है उस सब का जो है देख रेख करता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। इसका मुख्य काम क्या है? रोगों से रक्षा करना। उसके अलावा अगर इस विटामिन की खोज ये भी याद रख लीजिए किसने किया था, तो कैसिमिर फंक ने किया था। और इससे पहले हम प्रोटीन पढ़े थे, उसके बारे में अगर उसकी भी खोज करता याद रख लीजिए, काम दे सकता है। आया नहीं है कभी, लेकिन आ सकता है, तो कौन है? मुल्डर है। उसके अलावा आप विटामिन को बांट सकते हैं, आप विटामिन को बांट सकते हैं, और बांट सकते हैं घुलने के आधार पे। आप बांट सकते हैं मिलने के आधार पे, कौन किस में घुल जाता है। कुछ लोग घुलनशील होते हैं, एक दूसरे से बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो आज हम वसा को भी देखेंगे, वसा भी जो हो है वो किसी के साथ घुल जाते हैं, कुछ वसा है जो नहीं घुलते हैं। तो वसा घुलते हैं 2 चीज में, एक जल में और एक वसा में। हमारा जो विटामिन है वो घूमते हैं 2 चीजों में। किस चीज में घुलेगा? एक तो जल में घुलेगा, और एक किसमें घुलेगा? एक जल में घुलेगा और दूसरा घुलेगा वसा में। तो आखिर जल में कौन घुलता है और वसा में कौन घुलता है? तो जल में घुलने का याद रखिए, बाकी सब आप बता दीजिएगा। जो जल में घुल गया तो जल में घुलनशील। अब कहिए कि वाटर, जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। जल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? वाटर। अब वाटर में घुलेगा कौन जी? तो बी और सी।
वाटर में कौन घुलेगा, BC, WBC। समझ याद रखिए, WBC मतलब वाटर में BC घुलेगा। वाटर में कौन घुलेगा, BC। वाटर में कौन घुलेगा, BC। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो कहेंगे B और C। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो B और C। WBC याद रखिए, W से वाटर और B से विटामिन B और विटामिन C। और विटामिन B में भी B कॉम्प्लेक्स। आपको पता होगा कि विटामिन B का समूह है, विटामिन B कई रूपों में पाया जाता है, और उस विटामिनों के जो विटामिन बी का जो समूह है, उस विटामिन बी के समूह को क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी में जितना है वो सब, चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, B3 हो, B4, B6, B7, B9 और B12, हर एक विटामिन, हर एक प्रकार के जितने भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, ये सारा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन है, WBC। बी और सी, W मतलब वाटर और B मतलब विटामिन बी और C मतलब विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो बताइएगा B और C। बाकी जो बच गया वो सब वसा में घुलनशील है। बाकी जो बच गया वो सब किस में घुलनशील है, वसा में। तो बच गया कौन, ADEK। कौन बच गया, ADEK। ADEK वसा में घुलनशील कौन सा हो गया, ADEK। तो हम इस प्रकार से घुलनशीलता के आधार पर हम विटामिन को बांट सकते हैं। यहां से और कुछ बात सीख सकते हैं। अब देखिए, जो घुल जाएगा, मान के चलिए कि जल में घुल गया B और C। अब जल जो हमारा उत्सर्जन जो होता है, पसीना भी बहता है, उसके अलावा जब हम पेशाब करते हैं, तो पानी के माध्यम से गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, पानी निकलता है ना जी। जब हम मूत्र का विसर्जन करते हैं तो उस समय क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो ये तो पानी में घुल जाता है। विटामिन B और C पानी में क्या होगा, घुल जाएगा, तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। तो विटामिन B और C हमारे शरीर में संचरित नहीं हो सकता है। या आपसे पूछेगा कौन सी विटामिन जो है पानी के मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, तो कहिएगा B और C। कौन सा विटामिन जो है शरीर से जो है मूत्र के माध्यम से निकल जाता है, तो कौन सा बताइएगा, विटामिन B और C। कहिए विटामिन B और C संचित होगा शरीर में, नहीं होगा, क्योंकि ये पसीना के माध्यम से हो सकता है, या पानी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से होगा, मूत्र के माध्यम से होगा। ये क्या होगा, निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि B और C जो है पानी में घुल जाता है। जो घुल गया वो पानी के साथ निकल जाए। भाई पानी में घुल गया तो साथ चलिए न जाएगा, निकल न जाएगा, तो पानी के साथ को निकल जाएगा, तो कहिएगा विटामिन और C। विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील है, इसीलिए यह जो है पानी के साथ निकल जाएगा। तो एक दो बात यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से कि विटामिन B और C जल में क्या है, घुलनशील। तो जल जो है हमारे शरीर की में जो है मूत्र के माध्यम से विसर्जित हो जाते हैं। तो मूत्र द्वारा उत्सर्जित, मूत्र द्वारा उत्सर्जित, मूत्र द्वारा उत्सर्जित, मूत्र द्वारा कौन उत्सर्जित होगा, तो कहिएगा B और C। विटामिन B और C, विटामिन B और C जो है वो मूत्र द्वारा विसर्जित हो जाएगा। मान के चलिए सब्जी को धो रहे हैं, तो धोइएगा तो पानी में डालिएगा, और जब पानी में डालिएगा तो B और C में घुल जाता है, तो साथे बाहर निकल जाएगा। जब पानी को छानिएगा तो वो निकल जाएगा, वो उसमें घुल गया। अब मान के चलिए पानी में जब हम चीनी डालते हैं, पानी में क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो घुल जाएगा। तो क्या पानी को निकालेगा तो चीनी नहीं निकलेगा, निकलेगा ना जी। पानी को जब निकालिएगा तो चीनियों ना साथे निकल जाएगा। तो जब विटामिन B और C पानी में घुस गया है, ओकरा में घुल गया है, मिल गया है, तब जब पानी निकालिएगा, तब विटामिन B और C भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो अब जब सब्जी को धोते हैं, जब हरा सब्जी को धोते हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो कहिएगा B और C। धोने से कौन सा नष्ट हो जाएगा जी, धोने से कौन सा नष्ट होगा, धोने से नष्ट होने वाला B और C। धोने से नष्ट होने वाला कौन होगा, B और C। कौन सा विटामिन को धोएंगे तो नष्ट हो जाएगा, तो कहिएगा B और C। कौन सा भी, अब चलिए ये जो है हमारे शरीर से निकल जाता है तो रुकवे नहीं करेगा शरीर में, तो जो रुकता है उसको कहते हैं संचित होता है, और जो नहीं रुकेगा संचित नहीं होता है। तो संचित होने के आधार पर विटामिन को दो तरीका से बांट सकते हैं। यही कंसेप्ट से आप बता सकते हैं। एगो संचित होने वाला मतलब जो हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं, हमारे शरीर में रहेगा, और एक होगा संचित न होने वाला विटामिन। तो संचित होने वाला विटामिन कौन होगा जी, जो संचित होगा तो कौन संचित होता है, विटामिन B और C। संचित जो नहीं होता है तो नहीं कौन होगा, तो नहीं होगा कौन, B और C। क्यों नहीं होगा, वो जल में घुल जाता है, तो पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से
गिर जाएगा। जब हम खाना खाएंगे, जब सब्जी बनाते तो सब्जी को जब हम धोएंगे तब पर भी वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी और सी ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है, वह हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। तो शरीर में कौन संचित रहेगा, तो कहेंगे ए रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा और के रहेगा। क्योंकि ये शरीर में जो है चूंकि ये जो है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, ये जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो कहिएगा कि आखिर ये कहाँ संचित होगा, तो ये कहाँ संचित होता है, तो कहिएगा लीवर, यकृत में। कहाँ संचित होता है, यकृत में, लीवर में। कहाँ संचित होगा, लीवर में। और साथ ही साथ जो हम आप कह सकते हैं मांसपेशियां, वसा या उतक, वसीय उतक कर सकते हैं। जिस उतक में ये संचित होगा तो उसको वसीय उतक या एडिपोज उतक कह सकते हैं इंग्लिश में। तो संचित होने वाला विटामिन कौन होगा, तो ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के। और संचित कौन नहीं होगा, तो बी एंड सी। संचित कौन नहीं होगा, बी एंड सी। क्यों नहीं, क्योंकि पानी में घुल जाता है, जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील बी एंड सी, जल में घुलनशील बी एंड सी। ठीक है, तो आइए और कुछ हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम शरीर में बनने वाले देखेंगे, बाकी जो विटामिन है, विटामिन हमारे पास कौन सा था, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी और ई। तो विटामिन डी और के और विटामिन 12, B12 जो है, ये तीन ऐसे है जो हमारे शरीर में बनता है। बाकी जो है विटामिन, इसके लिए हमें भोजन लेना पड़ेगा, वह जो है शरीर में नहीं बनता है, वह विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। शरीर में जो बनने वाला विटामिन है वो तीन है, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन 12, विटामिन B12। तो विटामिन डी ये तो सबको मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। आप सुबह में जो है सूरज की धूप में बैठिएगा, सूर्य की प्रकाश से जो है हमें आसानी से विटामिन डी की प्राप्ति हो जाता है। तो आप सूरज की प्रकाश से विटामिन डी का प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इसीलिए जो है विटामिन डी को जो है क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं गरीबों का विटामिन। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो विटामिन डी का प्राप्ति या विटामिन डी हमारे शरीर कैसे बनाता है या कहाँ से बनाता है, तो हम कह सकते हैं सूर्य की प्रकाश से। और इसीलिए चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, हर एक लोगों को के पास उपलब्ध है। गरीब लोग भी इसको आसानी से, साथ ज्यादातर उसी के पास रहता है जो गरीब होंगे, मजदूर होंगे, क्योंकि वो लोग ज्यादा धूप में काम करते हैं, बाहर ज्यादा काम करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो बंद कमरे में रहते हैं, एसी में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, तो उसको ये नसीब नहीं होता है। तो चूंकि ये फ्री में मिल जाता है और ज्यादातर ये आसानी से, गरीब लोग ज्यादा धूप में बोवाते रहते हैं, तो इसको जो है गरीबों का विटामिन कहा जाता है। धूप में कौन बोवाता जाता है, गरीब मजदूर सब। तो उस इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गरीबों का विटामिन। गरीबों का विटामिन कौन है, तो क्या कहिएगा, विटामिन डी। गरीबों का विटामिन कौन है, विटामिन डी। कहाँ बनता, कैसे बनाता है शरीर हमारा, तो सूर्य प्रकाश से। कैसे बनाता है जी, सूर्य प्रकाश से। बात रहा विटामिन के और विटामिन 12, तो ये हम बनता कहाँ है, बड़ी आंत में, और इसके लिए इंजेक्शन का भी व्यवस्था है। ठीक, अब देखिए हम विटामिन और उसके रासायनिक नाम के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या क्या नाम होता है, डायरेक्ट इनसे पूछ लिया जाता है। जैसे विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बात याद करने वाले होंगे, तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे और आसानी से जो है सवाल का जवाब दे सकते। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमिन। विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के जो है वो फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन जो है इस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन का रासायनिक नाम भी आपको याद होना चाहिए, विटामिन का रासायनिक नाम भी हमें याद होना चाहिए। उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप देखे थे कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कई विटामिनों का समूह है, तो उसका अलग अलग नाम होता है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। और विटामिन B1 को थियामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और विटामिन B3 जो है नियासिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक अम्ल जो है इस नाम से आप जानते हैं। तो ये तीन आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। उसके अलावा विटामिन B5, ये तो आसानी से आप पेंटाथेनिक अम्ल कह सकते हैं,
B5 है और B पेंट होता है कार्बन के अनुसार, तो आप 5 से इसको याद रख सकते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। तो आप रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। बाकी हम बेराबारी सबको एक बार फिर से देखेंगे। और विटामिन B12 में क्या होता है, साइनोकोबालामिन। आपको पूछेगा कोबाल्ट धातु कहाँ रहता है, तो यहीं पे बताइएगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में। इसके नाम में ही साइनोकोबालामिन। तो ये कोबाल्ट धातु जो है यही पाया जाता है। बाकी हम बेराबारी सारे विटामिन को देखेंगे, ठीक। तो आइए और थोड़ा हम विस्तार से देखते हैं। जैसे विटामिन ए हम लोग पहले जान चुके हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, रेटिनॉल। आखिर कहाँ विटामिन ए मिलेगा, आखिर क्या हम अपने भोजन में रखें, आखिर क्या हम अपने थाली में रखें ताकि हमें विटामिन ए की प्राप्ति हो जाए, तो जी आपको खाना पड़ेगा गाजर। आपको क्या खाना पड़ेगा, गाजर। यदि आपके थाली में, आपके प्लेट में हरे पत्तेदार सब्जियां है, हरे पत्तेदार सब्जी जो भी है, अगर हरे पत्तेदार सब्जी है तो इसका मतलब आपको विटामिन ए है। आपके थाली में विटामिन ए है। क्या आपके थाली में दूध है, तो समझिए कि विटामिन ए है। क्या आपके थाली में फल है, समझिए विटामिन ए है। और आपकी थाली में सुनहरा चावल, गोल्डन राइस है, तो समझ जाइए कि आप थाली में विटामिन ए है। और आपके शरीर में विटामिन ए भी प्रवेश करेगा यदि आप उसको ग्रहण करते हैं। तो विटामिन ए का स्रोत क्या, ये हम जान गए। आखिर क्यों जरूरी है, तो बहुत ही जरूरी है। चूंकि अगर विटामिन ए की कमी है तो हो जाएगा रतौंधी। आपको अगर शरीर में विटामिन ए का कमी है तो क्या हो जाएगा, रतौंधी, या फिर आपको हो जाएगा जीरोफैथलेमिया। ये दोनों आंख से संबंधित बीमारी है। दोनों आंख से, अगर आंखों की बीमारी से बचना है, अगर आंखों की बीमारी से बचना है तो आपके थाली में इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। किसका जी, विटामिन ए का। अगर आंखों की रोगों से बचना है तो विटामिन ए का जुगाड़ करना पड़ेगा। आपके भोजन में विटामिन ए होना चाहिए। अगर आपके भोजन में विटामिन ए का कमी है, अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी है, तो आपको हो सकता है रतौंधी, अर्थात आपको अंधेरा में नहीं दिखेगा। रतौंधी में क्या होता है, अंधेरा में नहीं दिखेगा। और जीरोफैथलेमिया में भी लगभग यही लक्षण है। आपकी आंखें सूख जाएगा, आपकी आंखें जो है सूख जाएगा, उसमें जलन देगा, आपको देखने में समस्या आएगा। तो ये दोनों बीमारी आंखों से संबंधित। तो विटामिन ए का मतलब आंखों से संबंधित, विटामिन ए आंखों से संबंधित। रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, अर्थात रेटिना से संबंधित कर सकते हैं। तो वह हमें देखने में दिक्कत होगा। रतौंधी और जीरोफैथलेमिया हो सकता है यदि हमारे शरीर में किसका कमी होगा, तो विटामिन ए की कमी होगा। तो आइए अब हम एक अगले विटामिन की तरफ चलते हैं, विटामिन सी। विटामिन बी को एक बार देख लेंगे हम लोग, थोड़ा उसका कंपाउंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम एक बार अलग से देख लेंगे। पहले विटामिन सी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको याद रखना है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी आपको चाहिए, अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आपके थाली में क्या होना चाहिए, आपके पेट में क्या जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत होगा। आप देखते हो ये दांत जो है, ये जो मसूढ़ा होता है, ये कभी कभी किसी को खून आ जाता है। मसूढ़े में क्या जाता है, खून आ जाता है। ये जो मसूढ़े में खून आता है यह विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगर आपको मसूढ़े में खून आ रहा है, आप प्रचार में भी देखते होइएगा कि ऐसा क्या आपके टूथपेस्ट में जो है विटामिन सी है, ऐसा करके प्रचार आता है ना जी। तो हाँ, तो विटामिन सी की कमी है तो इसका मतलब अगर आपको खून आ रहा है मसूढ़े से, इसका मतलब आपको विटामिन सी की कमी है। तो आपको विटामिन सी की कमी है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि जाइए आप जो है खट्टेदार फल सब खाइए, जो खट्टा फल सब है वो सब खाइए। तो खट्टा फल क्या होता है, आंवला। क्या होता है जी, संतरा। क्या होता है, अंगूर। जितने भी सिट्रस फल है, जितने भी खट्टे प्रकार का फल है ना, वो फल आप खाइए, आपको विटामिन सी भरपूर मिलेगा। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा है जो आपको सिर्फ फल खाने से आ जाएगा। और फल कैसा पदार्थ है, पादप। फल कैसा है, पादप। कहाँ से प्राप्त होगा, ये जो फल जो होगा, ये हरे फल जो होंगे, खट्टेदार जो फल होंगे, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधे से। तो विटामिन सी एकमात्र ऐसे है जो आपको सिर्फ पादप स्रोत से होते हैं, सिर्फ पादप से ही प्राप्त होंगे।
तो पादप से प्राप्त होने वाले एकमात्र विटामिन कौन है, तो यह भी बता सकते हैं विटामिन सी। उसके अलावा विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो स्कर्वी, जो मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में रक्त आना, और आपको कहाँ मिलेगा, आंवला में, नींबू में, संतरा में, इस सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो विटामिन सी। और आंवला में सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, तो आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ देखने को मिलेगा, तो आंवला में। और आंवला में अनेक प्रकार के जो है इसका प्रयोग डॉक्टर जो है अनेक प्रकार के औषधि में करता है, तो इसीलिए इसको शाकीय भारतीय चिकित्सक के नाम से जानते हैं। आंवला को क्या कहा जाता है, शाकीय भारतीय चिकित्सक, चूंकि इसका प्रयोग कई दवाओं में किया जाता है। और इसके बारे में और क्या याद रख सकते हैं, केवल पादप से प्राप्त होता है। और उसके अलावा हम विटामिन सी के बारे में पहले से जानते हैं, जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, बाकी सारा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। उसके अलावा ये शरीर में संचित नहीं हो सकता, ये भी पहले से जान चुके हैं। और साथ ही यह गर्म करने पर भी नष्ट हो जाता है। अगर आपको कह रहा है कि अगर किसी सब्जी को गर्म किया जाता है तब उसमें से कौन सा विटामिन जो है खत्म हो जाएगा, तो विटामिन कौन सा खत्म हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी को धो दीजिएगा तब पर भी गिर जाएगा, और विटामिन सी को अगर गर्म कर दीजिएगा तब पर भी जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ताप संवेदी है। विटामिन सी को गर्म कीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा घाव भरने में काम आता है, और संयोजी ऊतक के निर्माण में विटामिन सी काम आता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। कहां से प्राप्त होगा, कैसे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होगा, तो इसके लिए हमें खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा, तो हमें अपने थाली में, हमें अपने भोजन में देखना पड़ेगा क्या हमारे पास जो हम खा रहे हैं उसमें खट्टेदार फल है कि नहीं। अगर खट्टेदार फल है तो आपको विटामिन सी की प्राप्ति होगी, आपकी मसूड़े से खून नहीं आएगा, आपकी मसूड़ों से जो है खून नहीं आएगा विटामिन सी। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, आंवला में। आंवला को क्या कहा जाता है, तो शाकीय भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है। केवल पादप से प्राप्त होने वाला विटामिन कहेंगे विटामिन सी। गर्म करने पर कौन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। घाव भरने में कौन काम आएगा, विटामिन सी। और संयोजी ऊतक के निर्माण में कौन सी विटामिन काम आता है, तो हम फिर हमारा जवाब होगा विटामिन सी। तो आइए अब हम विटामिन डी के बारे में, कुछ जानकारी तो पहले से भी है और कुछ और जोड़ लेते हैं इसमें। विटामिन डी का अगर आपको पूछा जाए रासायनिक नाम, आप बता सकते हैं कैल्सीफेरॉल। उसके अलावा यह भी देखे थे कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में बनता है, और कैसे बनता है, तो सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में बनेगा, इसीलिए इसे क्या कहा गया था, गरीबों का विटामिन। इस नाम से पहले अभी कुछ देर पहले जाने थे। गरीबों का विटामिन कौन है, सूर्य प्रकाश। उसके अलावा इसको सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं, चूंकि सूरज के प्रकाश में बनता है। तो सनशाइन विटामिन कौन है, तो विटामिन डी। सनशाइन विटामिन कौन है, विटामिन डी। गरीबों का विटामिन कौन है, विटामिन डी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाले विटामिन कौन है, तो आपका जवाब होगा विटामिन डी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से बनने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन डी। उसके अलावा विटामिन डी तो खुद तो है ही, उसके अलावा विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको जो है साथे विटामिन डी का भी दिया जाएगा। आपको जो है विटामिन डी का भी दवा दिया जाएगा। विटामिन डी के साथ मिलकर ही कैल्शियम का आता है दवा। तो आपको कैल्शियम का अवशोषण करवाना है, आपके शरीर में कैल्शियम बनाना है, तो उसके लिए आपको विटामिन डी भी जरूरी है। अगर कैल्शियम का कमी है, इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी का भी कमी होगा, क्योंकि कैल्शियम बनता है, कैल्शियम का अवशोषण होता है विटामिन डी से ही। तो अगर विटामिन डी का कमी होगा तो विटामिन डी तो कम ही है, साथ एगो और को कम कर देगा। कैल्शियम आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार कौन है, विटामिन डी। तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी का जो दवा साथ ही मिलता है। अगर आपको कैल्शियम की सुधार करना होगा तो विटामिन डी को भी सुधार करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाए कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है, तो आप कह सकते हैं विटामिन डी। तो अभी हमने देखा कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है वो काम करता है। तो यह खुद एक प्रकार से क्या हुआ, हार्मोन की तरह काम करने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन डी। तो विटामिन डी तो विटामिन है ही, उसके अलावा ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। हार्मोन की तरह कार्य करने वाला, हार्मोन की तरह कार्य करने वाला। हार्मोन क्या होता है, हमारे किसी भी कार्य को जो है वो करता है, कार्य को करवाता है। तो यहाँ कैल्शियम विटामिन भी क्या करता है, विटामिन डी जो है वो क्या करता है,
कैल्शियम को का अवशोषण करवाता है। तो ये अपना काम करवे करता है, दूसरा का भी कर रहा है। तो कैल्शियम का अवशोषण करा रहा है का मतलब आप कह सकते हैं ये हार्मोन का क्या कर रहा है, कार्य करता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो आप कह सकते हैं वो कौन है, विटामिन डी। तो विटामिन डी का स्रोत एक हमारा हो गया सूर्य प्रकाश। उसके अलावा अगर भोजन में देखेंगे तो दूध, मछली का तेल और अंडे खाने से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो रोग हो सकता है। ऐसा कौन सी बीमारी हो सकता है, तो एक बीमारी होता है रिकेटस और एक बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। एक क्या है, ऑस्टियोमलेशिया और एक क्या है, रिकेटस। दोनों का लक्षण सेम है। इसमें जो होता है हड्डी क्या होता है, कमजोर हो जाती है, मुड़ जाता है, स्थूल पड़ जाता है हड्डियां। तो अगर बच्चों में अगर आयोडीन विटामिन डी की कमी है तो वहां पर जो बीमारी होता है तो उसको हम रिकेटस कहते हैं, और जबकि वयस्कों में होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ये दो बात याद ही रख लीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट जरूरी है। अक्सर बार पूछा गया है कि रिकेटस किस चीज की कमी के कारण होता है, विटामिन डी। और रिकेटस होता है किसमें है, तो बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है किसमें है, तो वयस्कों में। ठीक, तो आइए, आपके अमन सर थोड़ा रेस्ट ले चुके हैं और हम ही को क्या है आपका क्लास संभालने के लिए। तो आपको हम आज बताएंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। ठीक है, इसका स्रोत है दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, गेहूं, चना। इस चीज से आपको विटामिन ई की प्राप्ति होती है। अब अगर आपको विटामिन ई लेना है तो ये आपका स्रोत है जिसमें ये एनिमल से होता है। इतने दूध, मक्खन ये आपको एनिमल से प्राप्त होता है। सर ने बताए हैं कि ये एनिमल से प्राप्त किया जाता है। वनस्पति तेल ये आपको पादप से यानी पौधों से प्राप्त किया जाता है। गेहूं, चना ये भी पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका कमी के कारण क्या होता है रोग, तो ध्यान दीजिए। इसका रोग जो होता है इसमें संतान पैदा करने में कमी होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में अगर मान चलिए संतान पैदा करने में अगर कमी हो रही है तो उसका क्या है, विटामिन ई का कमी है। तो इसका उपचार दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, गेहूं और चना से उसका हो सकता है। जितने भी विटामिन ई वाले मटेरियल्स हैं जो खाने योग्य है पदार्थ विटामिन ई के, वो आप खा करके इस रोगों को पूर्ति कर सकते हैं। इस रोग का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है नपुंसकता, यानी पुरुष में ये ज्यादातर पुरुष में देखा जाता है। ठीक है, गर्भपात ये महिलाओं में देखा जाता है कि महिलाओं में ये गर्भपात नहीं हो पाता है विटामिन ई की वजह से। और नपुंसकता पुरुष में जो है देखने को मिलता है। इसकी वजह से इन दोनों का जो है आपस कम्बिनेशन नहीं बन पाता है विटामिन ई की कमी से अगर किसी एक में विटामिन ई का कमी हो जाता है तो संतान पैदा होने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो इसका नाम भी दूसरा नाम कहते हैं कि जनन विटामिन भी कहते हैं और सौंदर्य विटामिन भी कह सकते हैं। इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होती है, जितना बढ़िया रहता है, उतना उसकी बॉडी खुलती है, उतना उसका चेहरे का चमक भी खुलता है। जैसे कहता है कि आपके बॉडी में जितना, इसको एक तरीका से सीमन भी कह सकते हैं, तो जितना आपके बॉडी में विटामिन ई जो है रहेगा उतना आपका बॉडी एनर्जेटिक और अच्छा सुंदर दिखने में लगेगा। तो अभी आपने विटामिन ई के बारे में कुछ जाना, जैसे यहाँ रासायनिक नाम दिया हुआ था टोकोफेरॉल, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं इसको अंत करते हुए कुछ बात को देखते हैं। जैसे आपने देखा कि जो विटामिन ई है वो विटामिन ई की कमी जो हो जाएगा हमारे शरीर में, तो विटामिन ई की कमी से आपको सबसे ज्यादा होगा तो बच्चा पैदा करने में समस्या। आप अपना भविष्य जो है, आप अपने जो है जैसा संतान उत्पत्ति नहीं कर पा सकते हैं। आप जो है आपका जो ये जो जीव का मुख्य काम है, या जीव का कह सकते हैं, जीव जो है अपने जैसा संतान उत्पत्ति करके अपना जो है परिवार बढ़ाना चाहता है, तो आपको परिवार बढ़ाने में समस्या हो सकता है। आप बच्चे को पैदा करने में समस्या आपको हो सकता है। आप बच्चे को जन्म देने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कब? जब आपके शरीर में विटामिन ई की कमी होगा। तो चूंकि इसमें जो है यह हमको संबंधित किससे है, जनन से।
यह समस्या जो है विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो हमको यहाँ किससे समस्या आ सकता है, जनन से। इसीलिए इसको जनन विटामिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जनन विटामिन, क्योंकि इससे जो है जनन प्रभावित होता है। इससे जो है जनन प्रभावित होता है और ये दोनों को प्रभावित करता है, महिला हो चाहे पुरुष, ये दोनों को प्रभावित करेगा, महिला हो या पुरुष। अगर महिला में भी विटामिन ई की कमी है तो उसमें भी प्रभावित करता है, और पुरुष में हो फिर भी विटामिन ई जो है अगर कमी है तो प्रभावित करेगा। तो महिला में कैसे प्रभावित करेगा और पुरुष में कैसे करेगा, तो मेल की बात किया जाए तो मेल की में जो है नपुंसकता आ जाएगा, स्टेरिलिटी आ जाएगा, अर्थात जो है वह बच्चे को जन्म देने के लिए जो है अर्थात वह जो है बच्चे को जन्म देने के लिए जो है उसमें जो शुक्राणु होगा वह उत्पन्न करने में कठिनाई होता है, तो उसका जो क्षमता होता है वो क्षमता कम हो जाता है। वो क्षमता जो है जनन क्षमता जो है वो कम हो जाता है, उसमें नपुंसकता की स्थिति आ जाती है, जिसको स्टेरिलिटी कहते हैं। फीमेल में कैसे प्रभावित करता है, तो फीमेल में अगर आप देख सकते हैं तो फीमेल में गर्भपात होता है, एबॉर्शन हो जाता है, अर्थात जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, मान के चलिए आपने जनन किया और जनन के फलस्वरूप निषेचन हुआ और निषेचन के फलस्वरूप आपके पेट में बच्चा पला, वो बच्चा है आपके पेट में, और अगर आपको जो है विटामिन ई की कमी होगा तो वह संतान जो है पेट में जो है वो आपको एवर्सन हो सकता है, वो दम घुट सकता है, उसका वो जो है बाहर निकल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा, वो पल रहा है शिशु अगर विटामिन की कमी होगा, ई की कमी होगा, अर्थात एवर्सन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ई की कमी के कारण जो पेट में पल रहे बच्चे होंगे उसको जो है तो उनकी कोशिकाएं जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए बच्चे की मृत्यु हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। तो आप इसके बारे में जान गए, नपुंसकता और गर्भपात कैसे होगा, महिला में किस प्रकार से होता है और फीमेल में किस प्रकार से होता है। फीमेल जो है मेल में जो होगा उसका जो क्षमता होता है, जो शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, और महिला में जो है पेट में जो बच्चे पल रहे होंगे उसको कठिनाई देता है और उनकी मृत्यु हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है, तो ये एवर्सन हो जाता है। उसके अलावा इसको सौंदर्य विटामिन कहते हैं। अगर आपको सुंदर दिखना है, अगर आपको चमकना है, अगर आपकी चेहरे की चमक बिखेरना है तो आपको विटामिन ई की व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विटामिन ई है तो आप भी चमकिएगा, आपको भी देख करके कहेगा वाह क्या दिखती है या क्या दिखता है, लोग आश्चर्यचकित होंगे। तो आपको सुंदर देखना है, ऐसा देखा गया जिसमें विटामिन ई होता है वो लोग थोड़ा देखने में ज्यादा सुंदर होते हैं, इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक, तो आइए अब अगले विटामिन की ओर चलते हैं जो है विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम आपको पहले से पता होना चाहिए, फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। उसके अलावा इसमें जो है आप स्रोत के बारे में भी ज्यादा नहीं रहता है, आप स्रोत ज्यादातर याद रखिए तो कार्बोहाइड्रेट का, आप स्रोत याद रखिए प्रोटीन का, आप स्रोत याद रखिए विटामिन ए का, आप स्रोत जो है याद रखिए वसा का, ये सब थोड़ा ज्यादा आता है। विटामिन के बारे में आप एक चीज यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि विटामिन के जो है आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आपको अगर हाथ कट गया है, उस हाथ जब कट जाता है तो उसको खून को बंद करने में, रक्त को जाम करने में, रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। अगर आपको अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपका अगर हाथ कट गया तो उससे ब्लड बहते रह जाएगा, खून जो है बहते रह जाएगा, खून बंद नहीं होगा क्योंकि वो जमेगा नहीं, खून जमेगा तब जा करके बंद होगा। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपको आपका जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। अर्थात आपके शरीर में विटामिन के का कमी है तो आपको हीमोफोलिया हो जाए, हीमो जो है फीलिया हो जाएगा, और हीमोफीलिया में क्या होता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आप सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पे इसे याद रख सकते हैं। पूछेगा हमेशा रक्त का थक्का बनाने के लिए अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगा तो क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी होगा, तो हीमोफोलिया हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, आपकी हाथें कट जाएगी तो नहीं जाम होगा, आपकी हाथें कट जाएगा तो नहीं जाम होगा, नहीं बंद होगा, ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लड नहीं जम पाएगा। तो आइए
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप ये 3 के बारे में याद कर लीजिए। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी3। बी1, बी2, बी3। सबसे पहले आप इसका रासायनिक नाम याद रखें, थियामिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन या निकोटिनामाइड या फिर निकोटेनिक अम्ल, ये विटामिन बी3 का है। और विटामिन बी1 से कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी। विटामिन बी2 के कमी से कौन सा होगा, चिलोसिस। विटामिन बी3 के कमी से कौन सा रोग होगा, पेलेग्रा। आप बेरी में क्या होता है, तो चलने में कठिनाई होगी, मांसपेशिया के जितने भी कार्य है उस सब में क्या होगा, कठिनाई होगा, दर्द होगा आपको। उसके अलावा चिलोसिस जो है, त्वचा या जीभ फटने लगता है, आपका त्वचा फट रहा है, आपका जीभ फट रहा है, इसका मतलब आपको चिलोसिस हो गया है। यदि आपके मुंह में छाले, इसका मतलब चिलोसिस के लक्षण है ये। अगर आपके आंख लाल हो रहा है तो ये भी किसका लक्षण है, चिलोसिस के लक्षण है। इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन बी1 की कमी है। आपके शरीर में किसका कमी है, बी1 की कमी है। अगर आपके जीभ फट रहा है, आपकी त्वचा फट रहा है, यदि आपकी आंखें लाल हो रही है, आपकी आंखें लाल हो रहे हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन बी1 की कमी है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो चिलोसिस। विटामिन बी2 की कमी है, विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है, आपको चिलोसिस होगा। उसके अलावा विटामिन बी3, नियासिन, और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है, त्वचा में दाद होगा, दस्त होगा, कमजोरी होगा, भूख में कमी होगा, पेट में दर्द होगा। इसके लिए एक सुंदर सा ट्रिक जो है आप याद रख सकते हैं, जैसे थियामिन, तो यहां से आप थी कह सकते हैं, और रिया, और नियासिन मतलब नशे में, थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर, बार बार चिल्लाई पीकर। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 3 शब्द आप आसानी से याद रख सकते हैं। थी रिया नशे में चिल्लाई, बार बार चिल्लाई पीकर, थी रिया नशे में बार बार चिल्लाई पीकर। तो एक क्रम में आप इसके जो है रासायनिक नाम और साथ ही साथ उनसे होने वाले रोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये 3, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी3। विटामिन बी1 थियामिन, और इससे होने वाला रोग जो है वो क्या होगा, बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, और इससे क्या होगा, चिलोसिस। विटामिन बी3 नियासिन, और इससे क्या होगा, पेलेग्रा। ठीक, आइए अब हम विटामिन की लगभग अंत की पड़ाव की तरफ बढ़ गए हैं। और विटामिन बी5 पैटोथोनिक अम्ल, बालों का सफेद होना या शारीरिक नॉर्मल, इसका नाम आप याद रखिए, सिर्फ कुछ खास नहीं है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इससे याद रखिए क्या, रक्तहीनता होता है, डर्मेटाइटिस होता है। रक्तहीनता एनीमिया रोग जो है विटामिन बी6 की कमी से होता है, डर्मेटाइटिस होता है। उसके अलावा बी7 से इसका क्या होगा, बायोटिन, और बालों का गिरना, लकवा जैसे लक्षण। इसका भी रोगों को ज्यादा ध्यान नहीं रखना, हम सिर्फ बी7 बायोटिन याद रखें। उसके अलावा बी6 से पायरिडॉक्सिन याद रखें। उसके अलावा इससे होने वाला बीमारी भी याद रख सकते हैं। लेकिन बी5 से आप सिर्फ पैटोथोनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम याद रखिए। और बी7 बायोटिन, इससे एक चीज याद रखिए, इसको विटामिन एच भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, विटामिन एच। और साथ ही साथ इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, सल्फर। सल्फर धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन बी7। विटामिन बी7 में कौन सी धातु पाई जाती है, सल्फर। उसके अलावा बी9 फॉलिक अम्ल, बी9 से कौन सा अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल, और इससे मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये याद रख लीजिए। और बी12 इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, ये तो याद रखबे कीजिए। और साइनोकोबालामिन, विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में। कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाएगा, विटामिन बी12 में। और इसमें कौन सी बीमारी हो सकता है, रक्तहीनता। तो हमने देखा कि कैसे विटामिन भले ही हमारे शरीर में कम होता है, विटामिन भले ही हमारे शरीर में कम होता है, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो हमें अनेक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, हमें अनेक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए हम अपने भोजन में, हम अपने आहार में, हम अपने थाली में विटामिन को जरूर खोजेंगे, क्या हमारे थाली में विटामिन है कि नहीं। क्योंकि अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। थोड़ी ही मात्रा में हमारी जो है आवश्यकता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार जितना हम एफर्ट कर सकते हैं वो सब हो सकता है। आर्थिक स्थिति खराब हो तो आर्थिक स्थिति के अनुसार भी हम अब अपनी आवश्यकता अनुसार, हम अपनी क्षमता अनुसार अपने थाली में विटामिन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। क्योंकि अगर विटामिन की कमी होती है
तो हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, हमने विटामिन तक देख लिया और कुछ भोजन में हमारे कुछ पदार्थ है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, हम अपने थाली में जो लेते हैं उसमें से एक और ही महत्वपूर्ण चीज जो हमारे शरीर के लिए काम नहीं है, एक प्रकार से देखिए उसका कोई यूज नहीं हमारे शरीर में, लेकिन न तो वो हमें ऊर्जा देता है, न तो हमें शरीर के वृद्धि विकास में मदद करता है, और न ही वो हमें जो है रोगों से रक्षा करने में काम आता है। तो आखिर उसका काम क्या है? क्यों आखिर हम उसको खाएं? क्यों हम उसको शरीर में ले? जब कोई काम ही नहीं है तो वैसे ही थोड़े ना लिया जाएगा, कुछ तो कुछ कार्य होगा। तो हाँ, वो भले ही हमारे शरीर में कम मात्रा में लिया जाता है और उसका पर्सनल कोई कार्य नहीं है, तो लेकिन वो कई अन्य कार्य को जो है वो नियंत्रित करते हैं, और वह चीज है रुक्षांश रेशा, आहारी रेशा। जो चीज हम खाते हैं कच्चा कच्चा, जो हमारा जैसे खीरा हो गया, प्याज हो गया, जो कच्चे कच्चे हम खाते हैं, वो आहारी रेशा। जैसे सलाद में जो भी सलाद के आइटम हो गए, ताजे फल हो गए, सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? आहारी रेशा, या फिर क्या कहते हैं? रुक्षांश। इसका शरीर में पाचन भी नहीं होता है। अगर आप देखिएगा, अगर आप आज अगर चुकंदर खा लीजिएगा तो सुबह देख सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा, फिर वैसा ही आपको निकल भी जाएगा। ठीक है ना? तो इसका शरीर में पाचन नहीं होता है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन इसका काम है क्या काम? अगर आपको कब्ज है तो कब्ज से राहत मिलता है। आप देखिएगा कि अगर आपको कब्जियत का प्रॉब्लम होगा तो आपको कहेगा डॉक्टर कि आप पपीता खाइए, कहेगा कि आप ज्यादा सलाद खाइए। तो इस प्रकार से आपको सलाह देता है, चूंकि वो कब्जियत होने से बचने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका काम क्या सब है? तो आप देख सकते हैं कि यह जो है कब्ज को रोकने में सहायक है। कब्ज को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है। ये शरीर में जल की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है, और इनका शरीर में पाचन नहीं होता है, यह वृद्धि में भाग नहीं लेता है, या हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, इससे कोई पोषक नहीं मिलता है। यह भोजन के आयतन को क्या करता है? बढ़ा देता है, और उसके अलावा यह शरीर में अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायक है। तो ये इसका कोई मुख्य अपना काम नहीं है, लेकिन ये कई कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये आप जो है इस सब के बारे में याद रख सकते हैं, इसका क्या काम है। तो शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, ये वृद्धि में भाग नहीं लेता, ये तो जान गए। ये कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, इससे हमें कोई पोषक नहीं प्राप्त होगा, लेकिन इसका काम है भोजन का आयतन क्या करता है? बढ़ा लेता है, जिससे अवशोषण में मदद होता है। उसके अलावा यह भोजन को अपचित भोजन को बाहर निकालने में काम करता है। उसके अलावा कब्ज को रोकने में आपको काम आएगा, और उसके अलावा जल की मात्रा को नियंत्रित करने में भी जो है रुक्षांश जो है वो मदद करता है। अपने भोजन में के माध्यम से जो जल लेते हैं उसका क्या उपयोग है? जो हम पानी पीते हैं, जल ही जीवन है। हमेशा कहा जाता है गर्मी के मौसम में तो और पानी पीना चाहिए, ठंडी हो या गर्मी, आप पानी अवश्य पीजिए, और साथ ही साथ खाना खाने की कुछ देर बाद जो है पानी पीजिए, और भरपूर मात्रा में पिया कीजिए पानी। गर्मी में खास करके पानी की मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका गर्मी में अनेक कार्य भी है। जैसे हम गर्मी के मौसम में हमें पसीना आता है, और उस पसीना के माध्यम से पानी निकलता है। तो आखिर हमारे शरीर में इस पानी का क्या उपयोग है? आखिर क्यों पानी पीना चाहिए? तो सबसे पहले जब पसीना जो गिरता है, तो पसीना गिरने में जो है उससे देखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है वो गंदगी उससे बाहर निकलता है। उसके अलावा जब हम मूत्र का विसर्जन करते हैं तो उस मल मूत्र के माध्यम से भी पानी निकलता है। तो हमें मल मूत्र त्यागना हो, या हम ये सब क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र हो या पसीना हो, या हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है, वह सामान जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, वह पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जिसे शरीर से निकालना जरूरी है, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने के लिए हमें जो है क्या चीज का जरूरत पड़ता है? तो पानी की आवश्यकता होता है। उसके अलावा जो हमने भोजन किया उसका जो शरीर के अंदर पाचन होगा, और पाचन के बाद जो पची हुई चीज होगा तो उसका जब अवशोषण करेगा हमारा शरीर, तो उसमें भी पानी की आवश्यकता होता है। तो बात अवशोषण का हो या बात अवशोषण का होगा, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में क्या करता है? सहायता करता है। जो पोषक है उसको अवशोषित करने में सहायता कौन करेगा? तो जल करेगा। उसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र पसीने, इसको बाहर निकालने में भी कौन मदद करता है? तो
जल करता है। उसके अलावा जो हमारे शरीर में खनिज लवण है वो भी हमें कम मात्रा में लेते हैं, वो भी हमें कम मात्रा में ही आवश्यकता है, और आवश्यकता है उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम लोग जानते हैं कि हमें अपनी अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छे विकास के लिए हमारे भोजन में वो सब कुछ होना चाहिए। वो जितने भी पोषक तत्व है, चाहे वो अधिक वाला हो या कम मात्रा में है। अधिक मात्रा में देखे थे, जो अधिक मात्रा में था तो हमारे पास कौन था, तो कार्बोहाइड्रेट था। कौन था जी, तो प्रोटीन था। कौन था जी, तो वसा था। कम मात्रा में जो होता है तो विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, रुक्षांश है, ये सब होनी चाहिए। और ये सब जब रहता है तो उसी आहार को तो संतुलित आहार कहते हैं। तो ये सब होना चाहिए, तो इसका भी कम मात्रा में ही आवश्यकता है। ये तो पहले ही जान गए थे कि कौन शरीर में कम मात्रा में रहता है, कौन ज्यादा मात्रा में रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम यही जाने थे कि कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में है और कौन कम मात्रा में। तो खनिज लवण की बात किया जाए तो ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में रहता है, उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और खनिज लवण में अत्यंत आवश्यक जो है वो कौन सा खनिज लवण, सोडियम और पोटेशियम। ये तो और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सोडियम जो ग्लूकोज के अवशोषण में काम करता है, जबकि पोटेशियम ग्लूकोजन और प्रोटीन के संश्लेषण में आपका सहयोग करेगा। तो इसीलिए सबसे अत्यंत आवश्यक जो है वो कौन सा है, तो सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम ग्लूकोज का अवशोषण करने में है, तो वही ग्लाइकोजन और प्रोटीन के संश्लेषण में जो हमें सहयोग करता है वो कौन है, पोटेशियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, और कुछ नहीं करना है, इसको एक बार देख लीजिए और हो सके तो नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, या फिर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक नंबर जो है यहां से आपको फिक्स हो गया। 20 में जो एक जो है आप ले आए, आज आपके मार्कशीट में एक नंबर जुट गया। ये 2 क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म हुआ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका है। उस वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से, दोनों पार्ट के माध्यम से आपको एक नंबर आपके मार्कशीट में छप चुका है। ये पक्का छप गया है, ऐसे नहीं आएगा। अगर आप जब बनाइएगा तब आपको महसूस होगा सच में इससे बाहर एक भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम कुछ PYQ भी लाएंगे और उस PYQ के माध्यम से भी देखेंगे क्या सच में ऐसे ही सवाल होते हैं। तो जी आपको महसूस होगा हाँ ऐसा ही सवाल आता है, और इतना ही बात हमें पढ़ना है। एक नंबर फिक्स हो गया। अब 20 में से एक खत्म हो गया। अब कितना सवाल हमको बनाना रह गया, 19। हम इस 19 का 19 भी लाएंगे, ये 19 का 19 भी आपको छपवा देंगे, और गारंटी देते हैं पूरे एपिसोड से आपको 20 का 20 सवाल बन जाएगा। ये पूर्णतः गारंटी है। और जब आपको 20 का 20 बन गया, हम तो एक 20 का अगर 20 बन गया आपको, हम तो आसानी से अभी 2 मिनट के अंदर भी, एक 30 सेकंड के अंदर सरकारी कॉलेज निकाल के दिखा देंगे, और कभी आपको दिखाए भी होंगे। और उस दिखाने के क्रम में साइंस में हम मात्र 15 कर रहे थे, लेकिन 15 ने आपको 20 दिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे बीच बने रहना पड़ेगा, ठीक है।